जो नागरिकता का कानून, सिटीजनशिप का जो राइट है, वो संविधान के साथ डिसाइड हो गया कि जिनका जन्म भारत में हुआ सब भारतवासी हैं, तो ये नया सिगुफा जो है ये किसके इशारे पर चला रहे हो? ये बताओ, कैसे भेजोगे पाकिस्तान? ये यूरेशिया पाकिस्तान बॉर्डर बड़ा टफ बॉर्डर है, हमारे पुलिस वाले साहब उनको पता होगा, बड़ा टफ है, जल्दी अंदर घुसने नहीं देता है, पासपोर्ट लेना होगा। फिर अफगानिस्तान और टफ है, तो पासपोर्ट बनवा के दोगे या कैसे भेजोगे? बस से भेजोगे, जहाज से भेजोगे? यूरेशिया वालों से बात किए हो, कहाँ रखोगे? आप ही से चंदा लेके और आप ही को गोली दे रहा है, भाषण दे रहा है, और आपको गुदगुदी लग रहा है, चला जाएगा। एक गांव से एक आदमी तो निकाल नहीं सकते हो, क्या भारत का कानून कहेगा? खूब लंबे लंबे यूरेशिया चले जाओ, मूल निवासी है, सब मूल निवासी इधर ही है। अब एक बार संविधान हो गया, बात खत्म। बाबा साहब ने कभी ये बात कहा? नहीं कहा। व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं को दबाइए, और ज्यादा महत्वाकांक्षा है तो महान आदमी बनने की महत्वाकांक्षा पालिए कि मरने के बाद जिंदा रहूं। लेकिन आजादी के बाद जब रिजर्वेशन लागू हुआ तो खाली चुनाव में हुआ नहीं ना, सारी नौकरियों में, विश्वविद्यालयों में, पीएसयूज में, बैंक में, सब जगह रिजर्वेशन लगा था। इतना बड़ा दलित मिडिल क्लास तैयार हुआ ना। अब एमएलए एमपी तक कितना बनोगे? 20-30 बनोगे, 50। लेकिन 1000 करोड़पति तो 1 लाख आदमी बन सकता है, 1000 करोड़ का मालिक। बाजार खुला है तो बाजार आपके लिए भी खुला है। काहे के लिए 10 नौकरी निकलता है और पूरा हमारा समाज भिड़ा रहता है जीवन भर उसी में एग्जाम देने में। बच्चों को व्यापार कराओ, बिजनेस कराओ, इंडस्ट्रियलिस्ट बनाओ। अगर आरएसएस बीजेपी के लोग कहते हैं कि 70 साल में कुछ नहीं हुआ, तो ये बात समझ में आती है कि उनका राजनीतिक दर्शन है कि संविधान मनुस्मृति लागू करना है। लेकिन अगर दलित लोग बोले, आदिवासी बोले कि 70 साल में कुछ नहीं हुआ, तो इसका मतलब उसका सॉफ्टवेयर खराब है। 70 साल में ये हुआ कि जीन्स बढ़िया कोट टाई लगा के घूम रहे हैं और गले में जो है मटका नहीं है, कमर में झाड़ू नहीं है, बड़ी बड़ी गाड़ी में घूम रहे हैं। तो हम अगर संगठनों को ही संगठित कर देंगे तो असली हुक्मरान बनना उसी में, ये समझिए खेल। राजनीति जो है वो छोटा मोटा चीज है, वो फसल काटने वाला मामला है। असली राजनीति है आपकी सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक मुक्ति। कि एक दिन में अगर जितने पैसे खर्च होते हैं जयंती मनाने में, उसको थोड़ा कम कर दिया जाए, खर्चा कम कर दिया जाए और सारे देश का पैसा बचा लिया जाए, तो हम ऑक्सफोर्ड की तरह का विश्वविद्यालय खोल सकते हैं। बाबा साहब कहते थे ना कि भाई बुद्ध विहार जहां होगा उसके बगल में स्कूल और कॉलेज होने चाहिए। बाबा साहब ने बर्मा में भाषण दिया था कि स्कूल और कॉलेज होने चाहिए, तो हमने संस्थाओं के निर्माण में थोड़ी कंजूसी कर दी। शुक्रिया आप सभी का और जय भीम। 10 बज चुके हैं, जाहिर है कि आप लोग कव्वाली का भी इंतजार कर रहे होंगे, तो आपके और कव्वाली के बीच में ज्यादा वक्त लेने वाला नहीं हूं। बहरहाल दिलीप वासनिकर जी, सुनील रामटेके जी, सुरेंद्र वैद्य जी, उमाकांत जी, बालेश्वर जी, जागृत साहब, ओम प्रकाश कड़ावे साहब, तमाम किरण ताई, सिंधु ताई जी और तमाम जितने मंचासीन हमारे मित्र दोस्त अतिथि हैं, और आप सभी को जय भीम। ज्यादा औपचारिकता में नहीं जाऊंगा क्योंकि 10 बज चुका है, तो सीधे काम की बात पर आता हूं। आज मैं 2 बात रखने वाला हूं आपके बीच में। एक कि डॉक्टर अंबेडकर अपना जन्मदिन कैसे मनाते थे और अपने जन्मदिन पर अपने फॉलोअर्स को, अपने अनुयायियों को क्या संदेश देते थे। दूसरी बात,
अपने जन्मदिन पर वो चंदा भी लेते थे। तो चंदा किस लिए लेते थे, क्यों लेते थे, हिसाब किताब देते थे या नहीं देते थे, क्या करते थे, ये सब जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि मैं समझता हूं कि हमारा समाज सहयोग करने में पीछे नहीं रहा है, और अब तक जितना चंदा लोगों को दिया है, बड़े बड़े संगठन वाले लोग देश भर में घूम के चंदा मांगते रहते हैं, लाखों करोड़ों। उतना में तो एक द्वीप खरीद के अभी दलित लोग यहाँ देश बना लिया रहता। तो डॉक्टर अंबेडकर का क्या ख्याल था चंदे के बारे में? सार्वजनिक काम बगैर चंदे के नहीं होता है। कोई आदमी अपने जेब से सार्वजनिक काम नहीं कर सकता है जब तक कि वो धनाढ्य नहीं है। इसमें बोलूंगा। दूसरा, आपको लगातार सुनते होंगे हुक्मरान बनना है, शासक जमात बनना है, तो उसके बनने में संगठन की क्या भूमिका होती है, ऑर्गेनाइजेशन का क्या रोल है, इसके बारे में चर्चा करूंगा। आप सबने कार्यक्रम किया, मैं करीब 3-4 दिन से आपके आसपास ही घूम रहा हूं और ये चौथा कार्यक्रम है, और कुछ न कुछ बोल ही रहा हूं अलग अलग विषयों पर। तो भिलाई दुर्ग में कई कार्यक्रम हुए, बहुत सारे संगठन है, बहुत सारे जुलूस निकला, कार्यक्रम हुए, गेस्ट आए, भाषण हुआ, सब कुछ हुआ। लेकिन थोड़ा सा कोशिश करते और सब लोग मिलकर सामूहिक रूप से अगर एक ही दिन बड़ा प्रोग्राम करते, सब लोग मिलकर, दुर्ग भिलाई मिला दीजिए, और 2-4-5 लाख लोग बुलाते, यहाँ के नेता लोग को भी बुलाते। मुख्यमंत्री साहब आए थे, कल मुझे पता लगा कि आए थे, घूम रहे थे, तो मुख्यमंत्री जी को भी बुलाते, और चुनाव आने वाला है अपना घोषणा पत्र रखते और बोलते कि मुख्यमंत्री जी बताइए अब हमारे लिए क्या क्या करेंगे, क्या क्या करेंगे। 2 अप्रैल 18 वाले मुकदमे में मैंने कहा था एक मंच से, मुख्यमंत्री जी हमारे साथ थे, कि बच्चों को छोड़ दीजिए, कई बच्चे जेल में हैं, तो शायद बच्चे छूट गए, मुझे बाद में पता लगा। लेकिन अभी पता लगा कि मुकदमे विड्रॉ नहीं हुए। तो आप लोग ताकत दिखाते और उसमें 5 मिनट हम बोल ही देते, तो उनको जरूर बोल देते कि मुकदमे वापस ले लीजिए, चुनाव आने वाला है, मुकदमा वापस ले लेंगे तो आपको लाभ भी मिलेगा। तो जयंती मनाना, रैली निकालना, कार्यक्रम करना अच्छी बात है, लेकिन 500-2000 आदमी रहेगा तो नेता पे इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। 5 लाख आदमी इकट्ठा कर देंगे ना, 5 लाख जिस दिन इकट्ठे कर देंगे उस दिन नेता हमारी बात मानेगा, उसके लिए हमको चुनाव लड़ने की जरूरत नहीं है। इसीलिए संगठन में शक्ति है। डॉक्टर अंबेडकर क्यों ऑर्गेनाइजेशन की बात करते थे, इसमें चर्चा करने वाला हूं। क्या ईगो है, क्या कौन बड़ा कौन छोटा। मैं तो कोई नेता नहीं हूं, अभिनेता नहीं हूं, साधारण सा आदमी हूं। हिस्ट्री पढ़ाता हूं, हिस्ट्री पढ़ता हूं, और जो समझता हूं वो आपसे साझा करने आता हूं। तभी लोग मुझे जानते ही हैं ना। इसके लिए मुझे चुनाव लड़ने की, विधायक MP बनने की कोई जरूरत है क्या? जरूरत होगी तो लड़ भी ली जाएगी, ऐसा कोई परहेज नहीं है। लेकिन ताकत दिखाइए। 2 अप्रैल को आपने ताकत दिखाई, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को निरस्त करना पड़ा। लेकिन छोटे छोटे टुकड़े में अगर बटे रहेंगे तो हमारे, समझ लीजिए कि संविधान की हालत वही है कि गले में माला है, विचारों पर ताला है, हाथ में किताब पकड़ा दिया गया, संविधान संविधान चिल्लाते रहो और अंदर से सारे पन्ने धीरे धीरे उखाड़े जा रहे हैं। तो इसलिए मैं अपील करता हूं, क्योंकि दुर्ग, भिलाई, रायपुर, छत्तीसगढ़ की जनता बहुत ही मैच्योर जनता है, बहुत ही जागरूक जनता है। तो अभी फिलहाल हमें जागरूक लोगों को ही एक करना है। मैं तो कई बार कह चुका हूं कि एक दिन में अगर जितने पैसे खर्च होते हैं जयंती मनाने में, उसको थोड़ा कम कर दिया जाए, खर्चा कम कर दिया जाए और सारे देश का पैसा बचा लिया जाए, तो हम ऑक्सफोर्ड की तरह का विश्वविद्यालय खोल सकते हैं। बाबा साहब कहते थे ना कि भाई बुद्ध विहार जहां होगा उसके बगल में स्कूल और कॉलेज होने चाहिए। बाबा साहब ने बर्मा में भाषण दिया था कि स्कूल और कॉलेज होने चाहिए।
तो हमने संस्थाओं के निर्माण में थोड़ी कंजूसी कर दी। स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी होने चाहिए, नहीं तो दूसरे के स्कूल में जो पढ़ेगा तो उसी का कथा सुनाएगा ना आपको, आपका कथा कहाँ से सुनाएगा। तो ये मैं एक आग्रह कर रहा हूँ, एक ऑनेस्ट अपील कर रहा हूँ, और तमाम यहाँ सम्रांत लोग छत्तीसगढ़ के बैठे हैं कि सारे संगठन पहले बैठिए तो सही। बाबा साहब कहते थे कि सोशल डेमोक्रेसी के बगैर पॉलिटिकल डेमोक्रेसी कारगर नहीं होगा। तो जब इतने सारे संगठन है, बाबा साहब पहला संगठन बनाए थे इतना बड़ा, और कहते थे कि मुझे सब काम अकेले करना पड़ा, संगठन बनाना पड़ा, अखबार खोलना पड़ा, भाषण देना पड़ा, लिखना पड़ा, पढ़ना, सब काम उनको अकेले करना पड़ा। तो हम अगर संगठनों को ही संगठित कर देंगे तो असली हुक्मरान बनना उसी में, ये समझिए खेल। राजनीति जो है वो छोटा मोटा चीज है, वो फसल काटने वाला मामला है। असली राजनीति है आपकी सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक मुक्ति, ये है असली राजनीति। अगर इससे मुक्ति नहीं हुई तो एक दलित को इस देश का प्रधानमंत्री ही बना दोगे, कोई फायदा नहीं है। जिसका समाज जागृत होता है उसका नेता भी दबाव में रहता है। तो इसलिए एक आग्रह मैं जरूर करना चाहूंगा कि संसाधन का केंद्रीकरण हो, लोग बैठे और वहां पे एजेंडा सेटिंग हो। हम दलित मैनिफेस्टो जारी करें, ये हमारा एजेंडा, बताइए क्या करेंगे। नेता के पीछे अपना पर्सनल काम के लिए मत भागिए। सामूहिक रूप से कलेक्टिव बात करेंगे तो आपकी बात सुनी जाएगी। ठीक कह रहा हूं, ठीक कह रहा हूं साहब, वासनीकर साहब। तो अगली बार आऊंगा तो मैं समझता हूं कि 5 लाख के लोगों के सभा में होनी चाहिए, है? हाँ, तो 26 नवंबर के पहले चुनाव है कि बाद में? चलिए अब आता हूं इस पृष्ठभूमि के बाद कुछ मुख्य बातों पर आता हूं। मैंने बहुत मेहनत करके मैंने ढूंढे कुछ उनके भाषण जो अपने जन्मदिन पर देते थे, और उनका जन्मदिन 1927-28 से ही मनाया जा रहा है बाबा साहब का। लेकिन शुरुआती के 15 साल अपने जन्मदिन में वो नहीं गए किसी कार्यक्रम में, 15 साल नहीं गए। और पहली बार जो मुझे दस्तावेज मिले हैं जिसमें गए वो था 26 अप्रैल 1942 को। तो आजकल नेता लोग बर्थडे कैसे मनाता है, बड़े बड़े केक काटता है, तोहफे लेता है, उनके चिले चपाटे पैसे लेके भी आते हैं, जय जय होता है। लेकिन इस प्रोग्राम में बाबा साहब ने क्या कहा था? बाबा साहब का पहला लाइन है कि मैं अपने जन्मदिन पर और कोई समारोह नहीं चाहता। क्या कहा था? अपने जन्मदिन पर अब मैं कोई समारोह नहीं चाहता। 1942 का वर्ष है और कैबिनेट मिशन वगैरह आया था, उस समय सत्ता ट्रांसफर होना था। उसमें अंबेडकर को कष्ट था, तकलीफ था कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच जो चल रहा था उसमें दलितों की हकमारी हुई थी, दलितों की उपेक्षा हुई थी। इसलिए कैबिनेट मिशन, क्रिप्स मिशन से वो नाराज थे। तो अपने बर्थडे पर वो रसगुल्ला नहीं खा रहे थे, बोल रहे थे क्रिप्स मिशन के खिलाफ। और क्या कह रहे थे सुनिए, कह रहे थे कि अगर अगली बार ऐसा होता है, धोखा होता है, मतलब हमारी मांगे नहीं मांगी जाती है, तो आपको कार्रवाई के लिए तैयार रहना होगा। मैं ये नहीं बता सकता कि यह कार्रवाई संवैधानिक होगी या असंवैधानिक, हिंसात्मक होगी अथवा अहिंसात्मक, शांतिपूर्ण होगी या कैसी होगी, ये मैं नहीं कह सकता। तो बर्थडे में किसके लिए बात कर रहे हैं? उस समय आबादी 6 करोड़ अस्पृश्यों की थी, उसकी बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आपको जो है अब संविधान सभा में स्थान नहीं मिलने वाला, नहीं मिलेगा। उस समय तक आपका स्थान जो है, न्याय संगत स्थान, आपका अपना मुख्यालय होगा। मुख्यालय मतलब शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का ऑफिस, जिसमें आप बमों का निर्माण कर रहे होंगे, बम बना रहे होंगे।
जी हाँ, मेरा मतलब बम से ही है। इसके संबंध में कोई भ्रांति नहीं होनी चाहिए। हम लोग कई अन्य लोगों की तुलना में हैंड ग्रेनेड अच्छी तरीके से चला सकते हैं। इतना नाराज थे अपने बर्थडे पे, अब अपने अस्पृश्य जनता के लिए हैंड ग्रेनेड चलाने की बात कर रहे थे। आज अगर अंबेडकर होते ये बोलते तो आज अंबेडकर साहब को पुलिस गिरफ्तार करके जेल में भेजती कि नहीं? लेकिन उस समय इतनी आक्रोश को लोग समझ रहे हैं कि अंबेडकर ये बात क्यों बोल रहे हैं। आगे कह रहे हैं, और देखिए कई बार संदर्भों में समझने की जरूरत है। उस समय तीन ही पार्टी था। एक था मुस्लिम लीग का अलग खंड था, एक कांग्रेस थी, और एक बाबा साहब शेड्यूल कास्ट फेडरेशन। तो ये तीन पार्टी में सत्ता के लिए संघर्ष चल रहा था, इसलिए उसको उस संदर्भ में देखा जाना चाहिए। तो उस समय किससे लड़ते? तो वो कांग्रेस से ही लड़ते। उसमें एक दल और था जो चुपचाप अंग्रेजों की मुखबिरी कर रहा था, वो भी दल था उसमें। तो उससे लड़ाई नहीं होती क्योंकि वो था ही नहीं सीन में। लेकिन अब अगर अंबेडकर होते तो उनकी लड़ाई किससे होती? आपकी हकमारी कौन कर रहा है, कौन अबाध निजीकरण कर रहा है, आपके पीठ पे डंडे क्यों पड़ रहे हैं और प्रशासन एक्शन क्यों नहीं लेती? तो अब किससे लड़ते अंबेडकर? बोलने पे गिरफ्तारी हो जाती है, जो बोला वो अर्बन नक्सल है, और इनके लोग कुछ भी बोल के चले जाए, पुलिस वहां प्रोटेक्शन देती है दिल्ली में है? तो अभी अंबेडकर जहां खड़ा होते, ये समझ लीजिए किसके खिलाफ बोलते रहते। इसलिए संदर्भों में कांग्रेस की जगह किसी और को रख लीजिए और उसका तुलनात्मक अध्ययन होना चाहिए कि जितने बढ़िया बढ़िया पैंट शर्ट का कपड़े पहन के बैठे हैं, अब बड़ी बड़ी कार में मुझे लेकर आए हैं, वो कहां से आया? अगर आरएसएस बीजेपी के लोग कहते हैं कि 70 साल में कुछ नहीं हुआ, तो ये बात समझ में आती है कि उनका राजनीतिक दर्शन है कि संविधान मनुस्मृति लागू करना है। लेकिन अगर दलित लोग बोले, आदिवासी बोले कि 70 साल में कुछ नहीं हुआ, तो इसका मतलब उसका सॉफ्टवेयर खराब है। 70 साल में ये हुआ कि जीन्स बढ़िया कोट टाई लगा के घूम रहे हैं और गले में जो है मटका नहीं है, कमर में झाड़ू नहीं है, बड़ी बड़ी गाड़ी में घूम रहे हैं, ये हुआ ना। मैं आजकल अंबेडकर नामा पे मैं वीडियोस बना रहा हूं करोड़पति दलित का, करोड़पति अरबपति का भी बनाया है। मेरा यूट्यूब चैनल है अंबेडकर नामा, देखा है कि नहीं देखा है? नहीं देखा, फटाफट सब्सक्राइब करिए। करोड़पति अरबपति की स्टोरी बना रहा हूं। तो ये करोड़पति अरबपति इसी 70 साल में तो आया, और कहां से आया? भिलाई स्टील प्लांट है, जितना प्रोडक्शन आज सुन रहा था, जितना प्रोडक्शन पहले 10-20 साल पहले होता था, तो कर्मचारी थे 65,000, तो 65,000 में 22.5% रिजर्वेशन लगा दिया, उतना आपका हुआ। ओबीसी का में लगा दीजिए तो 27%, वो भी हुआ। अब सुना है कि उसके कर्मचारी हैं 13,000, तो 52,000 किधर गए? आपका हक कहां गया? एक झटके में इसको बेच देगा ओवरनाइट, कोई अडानी अंबानी आएगा अब खरीद लेगा, तो उसके बाद आप झुनझुना बजाते रहना, कोट टाई सब उतर जाएगा। 10 साल बाद जो है फिर खेत में वापस हो जाओगे, और वहां जाके जैसे ही मेहनत मजदूरी करोगे, खेत में काम करोगे, तो जितना पेट वेट निकला हुआ है, ब्लड शुगर ये जितना बीपी वगैरह सब ठीक हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो इसलिए थोड़ा सा इवोल्यूशन, विकास समझने की जरूरत है। उसमें कह रहे हैं 42 वाले भाषण में कि कांग्रेस के खिलाफ 20 वर्षों से लड़ रहा हूं, और उनके लिए और उसके लिए उन्होंने एक अच्छी पेशकश की है। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कांग्रेस को कि आप स्वराज के लिए लड़ रहे हैं, मैं आपके साथ लड़ने के लिए तैयार हूं, और मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूं कि मैं आपसे बेहतर लड़ाई लड़ सकता हूं। मेरी केवल एक शर्त है, वो शर्त है मुझे बताएं स्वराज में हमारा हिस्सा क्या होगा। आजकल के नेता लोग जाते हैं तो वहां पांव पकड़ के अपने लिए बार्गेनिंग करते कि मुझे कैबिनेट मिनिस्टर बनाओ, और बाबा साहब यहाँ 6 करोड़ के लिए कह रहे थे कि हमारा हक क्या होगा ये बताओ।
यदि आप मुझे यह नहीं बताना चाहते और मेरी पीठ पीछे अंग्रेजों के साथ मेल मिलाप करते हैं तो मुझे आप दोनों की कोई परवाह नहीं, हम आपसे लड़ लेंगे। अपने जन्मदिन पे ये भाषण दे रहे हैं कि जब मैंने अपने सार्वजनिक जीवन की शुरुआत की 1918-20 के बाद, और उसके बहुत देर बाद मैं ऐसा सोचता था कि अच्छा हो अथवा बुरा, हम हिंदू समाज के ही अंग हैं, हिंदू समाज के ही अंग हैं। मैं बहुत लंबे समय तक सोचता रहा कि हम हिंदू समाज को उनकी बुराइयों से हटाकर और समानता के आधार पर दलित वर्ग को उसमें शामिल कर सकते हैं। और इसके लिए उन्होंने क्या क्या किया था? चावदार आंदोलन चलाया था, चावदार तालाब वाला आंदोलन, पानी पीने का। कालाराम टेम्पल एंट्री, कालाराम टेम्पल में प्रवेश करने के लिए जो है आंदोलन चलाया था, और बड़े पैमाने पर जनऊ संस्कार भी करवाए थे दलितों के, और मनुस्मृति भी जलाया था। और ये कहने के बाद कह रहे हैं कि मेरे अनुभव ने सिखलाया है बहुत कुछ, कि आज की तारीख में मैं इस बात से पूरी तरह आश्वस्त हूं कि दलित वर्गों के लिए हिंदुओं के बीच समानता जैसी कोई बात नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, क्योंकि हिंदुत्व की बुनियाद सामाजिक असमानता पर टिकी है। और यहां मैं पुनः पैक्ट की याद दिला दूं, जब गांधी से अंबेडकर की बातचीत होती थी तो गांधी ने कहा था कि अंबेडकर 5 वर्ष सिर्फ चाहिए, हम हिंदू को सुधार देंगे। हिंदू मतलब सवर्ण, उनको सुधार देंगे। लेकिन 5 के आप तो आजादी के 75 साल हो गए, आप पुनः पैक्ट से जोड़ लीजिए तो 90 साल हो गए। कितना सुधरे हैं, कितना बिगड़े हैं, अब मुझे कहने की जरूरत नहीं है। अच्छा दिखने पर मार दिया जाता है, मूंछ रखने पर मार दिया जाता है। बच्चा अभी भी मटका से पानी निकालता है तो मास्टर मार डालता है। तो सुधरा है कि बिगड़ा है, वापस बैक गियर में जा रहा है, ये देखना है। हम हिंदू बनने के इच्छुक अब नहीं है, ये डॉक्टर अंबेडकर का है। तो क्या करना चाहिए? कह रहे हैं कि हम समय पर डिसाइड करेंगे कि क्या करना चाहिए, लेकिन अब हिंदुइज्म के भागीदार नहीं बनना चाहते, और हमारी प्रायोरिटी है राजनीतिक अधिकारों का बंटवारा, राजनीतिक अधिकारों का बंटवारा। राजनीतिक अधिकारों को, हमारे राजनीतिक अधिकारों को हिंदुओं से अलग सुस्पष्ट मान्यता मिलनी चाहिए। और एक बात स्मरण और करा दूं, जिससे और क्लैरिटी हो जाएगी कि 70 साल में क्या हुआ आपके साथ, ये क्लैरिटी और हो जाएगी। जो पृथक निर्वाचन क्षेत्र का मांग था, उस राजनीति में था ना, एमएलए एमपी बनने में, निकाय चुनाव में। लेकिन आजादी के बाद जब रिजर्वेशन लागू हुआ तो खाली चुनाव में हुआ नहीं ना, सारी नौकरियों में, विश्वविद्यालयों में, पीएसयूज में, बैंक में, सब जगह रिजर्वेशन लगा था। इतना बड़ा दलित मिडिल क्लास तैयार हुआ ना। अब एमएलए एमपी तो कितना बनोगे? 20-30 बनोगे, 50। लेकिन 1000 करोड़पति तो 1 लाख आदमी बन सकता है, 1000 करोड़ का मालिक। बाजार खुला है तो बाजार आपके लिए भी खुला है। काहे के लिए 10 नौकरी निकलता है और पूरा हमारा समाज भिड़ा रहता है जीवन भर उसी में एग्जाम देने में। बच्चों को व्यापार कराओ, बिजनेस कराओ, इंडस्ट्रियलिस्ट बनाओ। तो कितना विस्तार हुआ है उसको नहीं समझेंगे। तो जो मिला है हंसते हंसते प्यार से, जो है, मैं उस दिन कह रहा था रायपुर में कि हाफ पैंट कोट टाई उतर जाएगा, हाफ पैंट बनियान ऊपर से टाई लगा रहेगा, खाली घूमते रहना, कुछ मिलने वाला दिख रहा है। हमें 10-15 साल इंतजार की। कह रहे कि हम वीर पूजक नहीं है, हमारा हीरो वर्शिप का बहुत प्रचलन है। अभी नेताजी लोग आ जाएंगे, 4 विधायक एमपी आ जाएंगे, तो देखो पूरा खचाखच गाड़ी से जय जयकार होने लगेगा। लेकिन बौद्धिक बात करने में उसमें थोड़ा सा दिक्कत रहता है। तो ये वीर पूजा है। तो वीर पूजा में जो है मैं विश्वास नहीं रखता। वो नेता लोग वीर है कि क्या है, कितना विधानसभा में, पार्लियामेंट में बोलते हैं, हम नहीं जानते। और आपने भी सुना हुआ तो बता देना। क्योंकि वीर पूजा जब होती है ना, तो नेता में अहंकार और कई तरह की बुराई आ जाती है। आप कह रहे हैं कि आप लगभग 15 सालों से मेरा जन्मदिन मना रहे हैं।
मैंने कभी उनमें भाग नहीं लिया, मैं सदैव उसका विरोधी रहा हूं। अब आपने मेरी स्वर्ण जयंती मनाई है, 50 साल के हुए थे 42 में। वैसे डेट ऑफ बर्थ 14 अप्रैल वाकई उनका है कि नहीं है ये भी क्लियर नहीं है। पहले मास्टर जी जो लिख देते थे वही डेट ऑफ बर्थ होता था, तो खुद ही इसी में कह रहे आगे, लेकिन अपनी पूरी जिंदगी की कहानी सुना रहे कि अब 15 सालों से मैंने भाग नहीं लिया, लेकिन अब आपने स्वर्ण जयंती गोल्डन जुबली मनाई है, इसे ही काफी समझ लीजिए। अब आगे और कोई समारोह न कराएं, कारण नेताओं के लिए अत्यधिक सम्मान लोगों के बीच आत्मसम्मान कर देता है। और इसमें अवतारवाद की बात कर रहे हैं, अवतारवाद कि हिंदू समाज की गिरावट क्यों हुई, क्योंकि अवतारवाद के सिद्धांत में विश्वास करता है कि हमारा कष्ट, हमारा दुख जो है वो सब प्रभु ऊपर से आएंगे कोई और आकर ठीक कर देंगे। आप भी समझते होंगे कोई बाबा साहब आएंगे, फिर आएंगे और फिर आपको ठीक करेंगे, तो बोल उसके खिलाफ बोल रहे हैं, कह रहे हैं। और वही बात मैं आपको रिपीट कर रहा हूं कि मैं यह नहीं चाहता कि आप इस तरह की विनाशकारी शिक्षा को ग्रहण करें। मैं नहीं चाहता कि आप अपने उद्धार के लिए किसी एक व्यक्ति पर निर्भर हो। आपका उद्धार, आपका विकास अपने प्रयासों के माध्यम से आपके अपने हाथों से होना चाहिए। अंत में कह रहे हैं कि अंग्रेज सरकार को यह याद रखना चाहिए कि सत्ता का जब हस्तांतरण होगा, जब पावर का ट्रांसफॉर्मेशन होगा, ट्रांसफर होगा, तो दलित वर्ग को उपयुक्त गारंटी दी जाए। यदि वो वैसा नहीं करते तो दलित वर्ग के पास जितनी शक्ति है उसके बल पर अंग्रेजों से भी लड़ेंगे। यदि हिंदू लोग दलित वर्गों को समुचित गारंटी प्रदान करते हैं तो वे उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर युद्ध लड़ेंगे, अन्यथा उनके साथ कोई समझौता नहीं होगा। ये अपने 50वें जयंती पे बाबा साहब का संदेश। 55वां जन्मदिन मनाया गया। उस समय एक जय भीम निकलती थी पत्रिका, उसके संपादक ने इनको चिट्ठी लिखा कि आप मुझे एक संदेश भेजिए अपने जन्मदिन पर। तो उसमें डॉक्टर अंबेडकर जो कह रहे हैं, कुछ हाइलाइट्स आपको बताता हूं। कह रहे हैं कि भारत में दुर्भाग्यपूर्ण है कि राजनीतिक नेताओं को पैगंबर के समान माना जाता है, तुल्य पैगंबर के समान माना जाता है। विदेशों में लोग अपने पैगंबरों का जन्मदिन मनाते हैं। भारत ही एक ऐसा देश है जहां पैगंबरों के साथ साथ राजनेताओं दोनों का जन्मदिन मनाया जाता है। यह खेद की बात है कि यहां ऐसा होता है। व्यक्तिगत रूप से मैं जन्मदिन मनाना पसंद नहीं करता। मैं आवश्यकता से अधिक लोकतांत्रिक हूं। मैं व्यक्ति पूजा को, प्रजातंत्र को पथ भ्रष्ट करने वाला मार्ग समझता हूं। पथ भ्रष्ट करने वाला मार्ग व्यक्ति पूजा। कि नेताजी आए नहीं कि पूरा लमलेट हो गए चरण में, वो काम नहीं। नेताजी से सवाल पूछिए, वोट लेते हैं आपसे। एक नेता के लिए श्रद्धा, प्यार, आदर एवं सम्मान यदि वह उसका पात्र है, स्वीकार्य है, तथा नेता और उसके अनुयायियों के लिए उचित है। लेकिन नेता की पूजा किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है, यह दोनों का नैतिक पतन करती है। लेकिन मैं इसे सभी मुद्दों से अलग मानता हूं। यदि एक बार नेता को आप पैगंबर मान लिए, तब सवाल करने का आपका अधिकार खत्म हो जाएगा। और जब सवाल करने का अधिकार खत्म होगा तो आप क्या बनेंगे? तब आप नागरिक नहीं बनेंगे, भक्त बनेंगे। और भक्त क्या होता है? ज़ॉम्बी, आंख कान नाक नहीं होता है। तो अंबेडकर भक्ति के खिलाफ थे। वो एक संदेश दे रहे हैं कि अग्नि परीक्षा से गुजरे बगैर
न तो पुरुषत्व और न ही देवत्व प्राप्त किया जा सकता है। जब तक आप तपिश में तपेंगे नहीं, तब तक न तो पुरुषत्व प्राप्त करेंगे न देवत्व प्राप्त करेंगे। अग्नि शुद्ध करती है, अग्नि बलशाली बनाती है। यही कार्य संघर्ष एवं यातना देते हैं। उत्पीड़ित व्यक्ति तब तक महानता प्राप्त नहीं कर सकता जब तक कि वह संघर्ष एवं यात्रा के लिए अपने आप को तैयार न कर ले। मैं बाबा साहब का बिगड़ा चला हूं, कहां डरता हूं सरकार से। गिरफ्तार करना है, कर लो भैया, चलते हैं। तो यही सब पढ़ पढ़ के हम बिगड़े हैं, यही सब पढ़ के। हाँ, इतने सरकार मुकदमा ठोकती रहती है मेरे ऊपर। चलो कोई बात नहीं, करते रहो। उसे अपने भविष्य के लिए, अपने सुखों एवं वर्तमान की आवश्यकताओं का बलिदान करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। आप लोगों को स्पेशली कह रहा हूं, ये बच्चों को बहादुर बनाइए, बहादुर, डरपोक, कायर नहीं, उसको महान आदमी बनने की तैयारी करवाइए। कि उसको हड़बड़ी मत कराइए कि बीए पास कर लिया, नौकरी के। बाबा साहब जानते हैं, पहले उन्होंने कहा कि मैंने बचपन में माली का काम भी किया है, मुझे अच्छा लगता था मिट्टी में खेलना। तो महान कैसे बने? महान सिर्फ पढ़ाई से बने, शिक्षा से। अब बच्चा को तैयार कीजिए, लंदन भेजना हुआ तो हम भेज देंगे, पढ़ाएंगे। इसलिए सबको बाबा साहब की तरह कोलंबिया, ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड में पढ़ाइए, विदेश में अंग्रेजी में। अभी अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाइए, एक रोटी कम खाइए, चलेगा। क्योंकि एक महिला अगर शिक्षित होती है तो पूरा परिवार शिक्षित होता है, पूरा परिवार समझता है। ये बाबा साहब का संदेश है, मैं आपके पास पहुंचा रहा हूं। ठीक है। कह रहे कि मैं एक बात बता सकता हूं, मैं अस्पृश्यों के संघर्षों एवं भावनाओं से परिचित हूं। मैं जानता हूं कि स्वतंत्रता के अपने संघर्ष में मुझसे अधिक उन्होंने यातनाएं सही है, बेइज्जती सही है। इस सब के साथ मैं उन्हें कोई संदेश नहीं दे सकता। लड़ो, अपने अधिकार के लिए लड़ो, अपने हकूक के लिए लड़ो, अपने स्वाभिमान के लिए लड़ो। और इस संघर्ष में जितनी यातनाएं होए, जितना टॉर्चर करे, जितना परेशान करे सरकार, उससे डरो नहीं। ये संदेश है, अपने बर्थडे पे दे रहे हैं। क्योंकि एक आता है ऐड उसमें कि डर के आगे जीत है, और बेसिकली ये मामला डर का ही है। इसी कार्यक्रम में 55वें जन्मदिन में एक प्रोग्राम हुआ 1947 में, और उस प्रोग्राम में बड़ा वो जो बात कह रहे हैं कि सबसे बड़ा चीज हमारे लिए आत्मसम्मान है। कि मैं अपने व्यक्तिगत काम के लिए आज तक किसी को चिट्ठी नहीं लिखा, किसी से कुछ मांगा नहीं। वायसराय मतलब प्रधानमंत्री उस समय का, कि प्रधानमंत्री को मैंने साफ शब्दों में कह दिया कि आपने अगर मुझे बुलाया नहीं होता तो मैं आपसे मिलने नहीं आता। अंग्रेजों के पीछे भागते फिरने की मेरी इच्छा नहीं है। किसी जमाने में दलित के सुख संवर्धन, किसी जमाने में दलित के सुख संवर्धन की जिम्मेदारी अंग्रेजों ने खुद कंधों पर ली थी। उस वक्त मुझे लगा था कि अंग्रेज अपनी बात को सच दिखाएंगे और हमारे अधिकारों को पूरा करने के लिए कदम बढ़ाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अंग्रेज भारत छोड़कर जा रहे हैं, इसका मुझे कोई फिक्र नहीं है। लेकिन हमें संविधान में जो रियायतें चाहिए थी, उनके बारे में बिना कुछ किए हुए जा रहे हैं। उनका यह बर्ताव सही है या गलत, इसका फैसला वे खुद करेंगे। अस्पृश्यों की हित रक्षा की कुछ व्यवस्था की जरूरत के बारे में मैंने उन्हें 100 बार बताया। अंग्रेजों से लड़ते भी थे और उनसे डिस्काउंट भी लेते थे समाज के लिए, अपने लिए नहीं लेते थे। कह रहे हैं कि अगर कोई कुछ नहीं देगा तो 6 करोड़ अस्पृश्य, अकेले नहीं कह रहे थे, बार बार 6 करोड़ अस्पृश्य लड़कर अपना अधिकार ले लेंगे। अब संगठन पे आ रहे हैं, जो आपको मैंने पहले कहा था। जागरूकता और संगठन के अभाव में
हम पर आज तक दमन चलता रहा है, लेकिन अब समय लद गया है। अब हम में नव शक्ति का संचार हुआ है। भारत का हर व्यक्ति यह जानता है कि अब दबा नहीं सकते, भारत बंद हो जाता है। 2 बार हो चुका है। इसलिए इसका कारण है कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों हमारा संगठन चाहता है, हमारा समर्थन चाहता है, और इसका कारण है हमारा फौलादी संगठन शेड्यूल कास्ट फेडरेशन। यहाँ देखो, जिसको देखो संगठन बना के घूम रहा है। अब बनाना अच्छी बात है। कांची राम जी ने बाम से बनाया था, पता लगा 1 दर्जन संगठन बन गया। फौलादी संगठन बनाओ। आप खाली दुर्ग भिलाई में संगठन एक करके दिखाओ, और मैं क्या करके दिखा सकता हूं ये भी बता दूंगा, है ना। क्या करते हैं हम? अपने लिए नहीं चाहिए, अपने लिए कुछ चाहिए ही नहीं। 5 लाख लोग इकट्ठा करिए ना, उसके बाद देखिए खेल खिला देते हैं, कैसे सरकार कैसे नहीं बात मानती। तो ये बात कर रहे हैं फौलादी संगठन का होना। जितने ज्यादा संगठन है ठीक है, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं को दबाइए, और ज्यादा महत्वाकांक्षा है तो महान आदमी बनने की महत्वाकांक्षा पालिए कि मरने के बाद जिंदा रहूं। क्या महत्वाकांक्षा भी पाल रहे हैं? 5 करोड़ 10 करोड़ ऐसा पालो कि लोग याद रखें। बाबा साहब की जयंती, बाबा साहब का पठन उनके जीवन काल में, उनके जीवन के बाद जो होगा, पूरे दुनिया भर में जयंती मनाई जा रही है। कोई ऐसा आदमी नहीं जिस इस पैमाने पर उनकी जयंती दुनिया भर में मनाई जाती है। क्यों सिर्फ दलित के लिए लड़ रहे थे? नो, ही वॉज द ग्रेटेस्ट चैंपियन ऑफ ह्यूमन राइट्स। मानव अधिकार के सबसे बड़े वक्ता थे। ये था, क्या नहीं थे? सब कुछ थे। तो इसलिए ये संगठन वाली बात आपको कहना जरूरी था कि इस मंच से ये बात जाए। कई इंपॉर्टेंट बात इसमें कह रहे हैं, लेकिन कुछ खास जो आपके काम का हो। कह रहे हैं कि हमारा पहला प्रेम हमारे समाज के लिए, हमारे समाज मतलब अस्पृश्य जनता। कार्ल मार्क्स ने कहा था ना कि दुनिया के मजदूरों एक हो, मजदूरों का कोई देश नहीं होता है। जब गांधी से अंबेडकर मिले थे, तो गांधी जी ने कहा था कि गांधी, हमारी कोई मातृभूमि नहीं है, आई हैव नो होमलैंड। आज 90 साल में बाद जिस तरह से ये पूरा हुकूमत भारत की चल रही है, मैं कह सकता हूं कि वी हैव हाफ होमलैंड। और बाबा साहब के सपनों को पूरा करने के लिए कि फुल होमलैंड चाहिए, हमारी मातृभूमि है, इसके लिए वो संघर्ष की लगातार बात कर रहे हैं। उनके रास्ते पर हमें चलना ही होगा। कह रहे हैं कि पहला अपने समाज के लिए, दूसरा इस देश के लिए। इसलिए राजनीतिक समस्याओं को हल करने के लिए हमें अपना दोगुना कर्तव्य निभाने की जिम्मेदारी है। हम सब चाहते हैं कि भारत आजाद हो। मुझे इस बात का एहसास है कि कैबिनेट मिशन में हमारी उपेक्षा की गई, लेकिन इसके कारण हमें देश की आजादी में रोड़ा नहीं अटकाना है। भारत को सहजता से आजादी पाने की कोशिश करना आसान होना चाहिए। इसी भावना और एहसास के साथ मैंने आज तक कई भाषण दिए। इसके साथ मैं निश्चय पूर्वक कह सकता हूं कि मुझे पूरा यकीन है कि राजनीतिक अधिकार सुरक्षित नहीं हुए तो 6 करोड़ अस्पृश्यों को संरक्षक नहीं दिया गया और हमारे अधिकार सुरक्षित नहीं किए गए तो मैं संविधान सभा से रिजाइन कर दूंगा, और इसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं। वो कह रहे हैं मैं अकेला हूं 296 मेंबर में, अकेला। अगर बहुमत से ये लोग कोई ऐसा फैसला लेंगे जो अस्पृश्य जनता के खिलाफ हो तो मैं रिजाइन करूंगा। आखिर में कह रहे हैं, आखिर में बस यही उम्मीद करता हूं कि सबकी सद्बुद्धि जागृत हो और उन्हें इस बात का एहसास हो कि हमें कुछ प्राप्त करना है, हमें कुछ मिलेगा।
इसके लिए हमें संगठन की जरूरत है। अपनी लगातार कोशिश से हमें जो राजनीतिक अधिकार प्राप्त होंगे, कह रहे हैं कुछ समय के लिए ही होंगे, राजनीतिक अधिकार कुछ समय के लिए ही होंगे, लेकिन हमारी अगर संगठन एक रहा तो अगर आरक्षण खत्म भी हो जाएगा तो हम लड़के अपना अधिकार, अपना हिस्सा ले लेंगे। कह रहे हैं संगठन बन रहा है, जागृत कर रहे हैं। अभी मेरे कुछ साथी आए थे मिलने, हमने कहा जो सरकारी बाबुओं का संगठन बना हुआ है, ट्रेड यूनियन, अब बड़े बड़े कर्मचारियों का संगठन बना हुआ है, अपनी तो नौकरी बचा नहीं पा रहे हो, 10,000 से 100 पर आ गए, तो समाज को क्या खाक जागृत कर रहे हो? अपने आप की नौकरी बचा लो पहले, हैं? सब ठेके पे जा रहा है। तो ये कौन सी चेतना लोग फैला रहे हैं? ये आपके बच्चे को पढ़ने के जो सरकारी स्कूल बेहतर थे, सब अब खंडार में तब्दील हो रहा है, प्राइवेट स्कूल बन रहा है। तो कौन सी चेतना जगा रहे हो भैया? बाबा साहब ने जो कहा था वही आपको बताने आए हो संगठनवादियों को, जितना संगठन और चंदा लोग लेता है उसको ये बताने भी आए हो कि एक हो जाओ, नहीं तो ऐसा है अगला नंबर तुम्हारा भी होगा। ये भी बात है, अगला नंबर आपका है। इतने संगठन जानता है सरकार और इंटेलिजेंस एजेंसी वाले, सब लोग जानते हैं कि संगठन में कितनी ताकत है, इसलिए एक हो जाओ। फुटबॉल मैच खेले हैं, फुटबॉल पास देके खेलिए, एक गोल हो जाएगा, और अकेले अकेले बैडमिंटन खेलिएगा, पांव में मोच आ गया, तो इसलिए एक हो जाओ पहले। नहीं तो अभी अगले साल चुनाव है ना, तो अगले साल चुनाव के बाद वो क्या होगा इसका अंदाजा अभी आपको नहीं है। अपनी लगातार कोशिश से हमें जो राजनीतिक अधिकार प्राप्त होंगे वो निश्चित अवधि के लिए है, इसलिए संगठन जो होगा वही हमारे अधिकार को बचाएगा। 5 मार्च को रोस्टर का आंदोलन था, विश्वविद्यालय में आरक्षण को खत्म करने की साजिश थी, वो हम ही लोगों ने चलाया था ना, कोई संगठन, नेता और संगठन थोड़ी चलाया था, हम लोग खाली लोगों को इकट्ठा किए थे, भारत सरकार को झुकवाए। तो जिसको चंदा देते हो उससे सवाल भी पूछिए कि पैसे का क्या किए, स्कूल खोले कि नहीं, तो कह रहा है कि स्कूल खोलना हमारा काम नहीं है, तो क्या भजन करना काम है? हिसाब बताओ। और बाबा साहब कैसे हिसाब बताते हैं वो अब मैं बताता हूं आपको। 1952 14 जुलाई को वहां के अस्पृश्यों के संगठन ने कहा था कि आपके 60वीं जो जयंती होगी, हीरक जयंती, उस पे 60,000 रुपया इकट्ठा करके देंगे, 60,000। तो उसके लिए एक सभा हुई थी जिसमें डॉक्टर अंबेडकर कह रहे हैं कि पैसे का हिसाब देखिए जरा, दिलचस्प है। हम लोग सवाल करे, हमने चंदा मांगा है किसी से? नहीं मांगा है भाई। यूट्यूब पे बोलते हैं, अपने पैसा लगा लगा के बोलते हैं, जेब कम से कम सुन तो लो भाई, नहीं पढ़ सकते हो तो। डॉक्टर अंबेडकर 1938 में एक इमारत फंड उन्होंने क्रिएट किया था और उसके लिए चंदा 1938 से शुरू किया था। फिर वो गवर्नर जनरल की काउंसिल में चले गए, तो दिल्ली चले गए, तो पता नहीं वो 7-8 साल कुछ हुआ नहीं, 10 साल तक काम हुआ नहीं। 38 से 48 तक संविधान सभा में थे, लगातार संविधान बनाना था, तो इतनी व्यवस्था थी कि वो नहीं कर पाए। इस पर कहते हैं कि लोग पूछते होंगे कि इमारत फंड का क्या हुआ, कहीं पैसे गायब तो नहीं हो गए, खा तो नहीं गया? लेकिन कह रहे हैं कि लोगों को पता नहीं है, इमारत फंड का काम चुपके से चलता रहा और पैसे का हिसाब दे रहे हैं। सुन लीजिए जरा, आजकल नेता लोग और संगठन वाला पैसे का हिसाब नहीं देता है, और आप लोग से भी गुजारिश है कि जितना खर्चा किए, जितना कलेक्शन किए, यहाँ हिसाब रख के और व्हाट्सएप में चला दीजिए कि लोगों को ट्रस्ट रहे कि भाई सही से काम हो रहा है। कह रहे हैं कि आज इस इमारत फंड में 1,11,228 रुपए 4 आना और 3 पैसे हैं। कितने? 1,11,228 रुपए 4 आना और 3 पैसे हैं। भारत के इतिहास में पूरे पहली बार दलितों ने इतना पैसा इकट्ठा किया था, पहली बार। कितने साल लगे? 52 में ये बात कह रहे हैं, 38 से शुरू किए थे, 14 साल लगा उनको 1,11,000 रुपया इकट्ठा करने में।
रहे हैं कि 1 लाख इसमें से हम लोगों द्वारा दी गई, मतलब दलित लोग जो इकट्ठा किए हैं, सुन लीजिए, 31,709 रुपए 4 आना। 1,11,000 में से 31,709 रुपए 4 आना दलित लोगों ने इकट्ठा किया और 75,500 रुपए, कितने? 75,500 रुपए उनके ऊंची जाति के जो सवर्ण दोस्त थे उन्होंने चंदा दिया। सोचिए, ये बात क्यों कह रहा हूं? क्या सारे ऊंची जाति के लोग, सारे ब्राह्मण आपका उत्पीड़न करते हैं? सारे करते हैं कि उसमें सिंपैथाइजर भी होते हैं, आपसे सहानुभूति भी रखने वाले होते हैं। मेरे तो सभी गुरु ब्राह्मण है, मेरे रूममेट हॉस्टल में सारे ब्राह्मण है, मेरे दोस्त भी आ जाए बहुत सारे, लेकिन मेरे तेवर में कभी थोड़ी है। लेकिन मेरे दोस्त है, कुछ लिबरल लोग रहते हैं, कुछ उदार लोग रहते हैं, आपके आंदोलन के साथ जुड़ते हैं। लेकिन आज क्या हो रहा है? जो लिबरल उदार लोग थे, जो आपसे सहानुभूति रखते थे, उसको भी हमारे कुछ दलित संगठन बाजों ने उसको भी आपके खिलाफ खड़ा कर दिया। इसलिए आपके लिए बोलने वाला आप कोई नहीं है। क्या कह रहा है? चंदा आपको ले जा रहा है लाखों करोड़ रुपए, और कह रहा है कि ब्राह्मण को यूरोसिया भेज देंगे, विदेशी है। ये बाबा साहब के विचारों के विरोधी लोग हैं कि जब नागरिकता का कानून, सिटीजनशिप का जो राइट है, वो संविधान के साथ डिसाइड हो गया कि जिनका जन्म भारत में हुआ सब भारतवासी हैं, तो ये नया सिगुफा जो है ये किसके इशारे पर चला रहे हो? ये बताओ, कैसे भेजोगे पाकिस्तान? ये यूरोसिया, पाकिस्तान बॉर्डर बड़ा टफ बॉर्डर है। हमारे पुलिस वाले साहब, उनको पता होगा, बड़ा टफ है, जल्दी अंदर घुसने नहीं देता है। पासपोर्ट लेना होगा, फिर अफगानिस्तान और टफ है, तो पासपोर्ट बनवा के दोगे या कैसे भेजोगे? बस से भेजोगे, जहाज से भेजोगे? यूरोसिया वालों से बात किए हो, कहां रखोगे? आप ही से चंदा लेके और आप ही को गोली दे रहा है, भाषण दे रहा है, और आपको गुदगुदी लग रहा है, चला जाएगा। एक गांव से एक आदमी तो निकाल नहीं सकते हो, क्या भारत का कानून कहेगा? खूब लंबे लंबे यूरोसिया चले जाओ, मूल निवासी है, सब मूल निवासी इधर ही है। अब एक बार संविधान हो गया, बात खत्म। बाबा साहब ने कभी ये बात कहा? नहीं कहा। उन्होंने लड़ाई लड़ी समानता की, स्वाभिमान की, अधिकार की, इज्जत की, इसकी लड़ाई लड़ी। तो आपकी एनर्जी, आप ही का पैसा लेके आप ही को बेवकूफ बना रहा है। वो चुनाव के समय कुछ लोग आते हैं, जब चुनाव होता है तो कहते हैं हमारे दलित भाई सबको ज्यादा इस भूल-भुलैया में, इसलिए आप ही लोगों को सुना रहा हूं, समझ लीजिए, डांट भी रहा हूं कि मुसलमान अगर पाकिस्तान चले जाएंगे तो उनका नवाब साहब का हवेली तुम्ही को मिलने वाला है और जमीन तुम्ही को मिलने वाला है। तो हमारे कुछ लोग खुश हो जाते हैं, उनको लगता है, रात में सपना में देखते हैं, ड्रीम देख रहे हैं, तो सपना में ऐसे सोचते रहते हैं कि नवाब साहब की हवेली में ही सोए हुए हैं। गुदगुदी लगता है इस भाषण से, अच्छा लगता है, अच्छे सपने आते हैं। आज तक कितने मुसलमान को पाकिस्तान भेजे, और आपकी क्या लड़ाई है उनसे भाई? कोई लड़ाई नहीं। उसी तरीके से हमारे दलित संगठनवाद कहते हैं एकदम हुक्मरान बनना है। कैसे बनोगे पता नहीं, पढ़ लो फॉर्मूला, बाबा साहब दिए यहाँ पर। ब्राह्मण को विदेश भेज देंगे तो आप खुश हो जाते हैं कि सारा मंदिर पे हम पुजारी बनेंगे, सारा माल मिलने वाला, आपको गुदगुदी लगता है। ये सब पागल बना रहा है, ये सब कुछ नहीं होगा। बुद्धि दिमाग खोलिए और बोलिए कि हमारा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आत्मसम्मान, स्वाभिमान, ये बात करिए। तो ये चंदा वाला मैंने बहुत ढूंढ के लाया, आजकल चंदा में बहुत बवाल कटा हुआ है कि उनके सवर्ण दोस्तों ने दिया 75,500 रुपए। तो सब सवर्ण गुंडा ही होता है कि सब आपको पीटता ही है। कुछ 5 आदमी तो ठीक को मिलेगा, न्याय प्रिय 5 लोग तो होंगे। दलितों की लड़ाई खाली दलित लोग लड़ा, और लोग नहीं लड़ा है। लड़ा है, सब लड़ा है। अब नहीं लड़ रहा है, अगर नहीं आ रहा है तो सब ये जो शत्रु बना रहा है, जो वर्ग मित्र को बोलते हैं, क्लास फ्रेंड, वर्ग मित्र। हम लोग डेमोक्रेटिक मूवमेंट अगर करते हैं, रोहित बोमुला कांड हुआ तो उसमें खाली दलित, सब लोग थे उसमें।
तो अपने जो मित्र, संभावित मित्र हैं, उनको इस नारेबाजी से शत्रु नहीं बनाइए, क्योंकि ये लड़ाई बड़ी है और आगे बड़ी लड़ाई लड़ी जाने वाली है। अब मुझे लगता है टाइम हो गया, संगठन में बोल दिया और 46 मिनट हो गया। तो हिसाब किताब बहुत उन्होंने दिया है, क्या क्या खर्च करना है, क्या क्या पूरा हिसाब दिया है, और कहा है कि जब बिल्डिंग इन्होंने 2 लाख रुपए के खर्च, जब बिल्डिंग भवन बना देंगे तो उससे किराए पर जब लगाएंगे उसको, तो उससे जो पैसा आएगा वो पैसा से हम लोग बच्चों को पढ़ाएंगे, अखबार चलाएंगे। एक नेता को, मैंने दलित नेता को सुनते हुए YouTube में सुना कि स्कूल चलाना हमारा काम नहीं, वो सरकार का काम है। तुम्हारे जैसे पैदल नेता सब की वजह से तो दलितों की हाल हुई है? माथा लेके घूम रहे हो, बुद्धि नहीं है। बाबा साहब ने पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी बनाया था, स्कूल कॉलेज सब बनाया था, अखबार खोले थे। अब सरकारी जिससे चंदा ले रहे हो तुम, उसके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं जरा पूछना तो, जरा अंग्रेजी स्कूल में पढ़ता है, प्राइवेट में पढ़ता है कि सरकारी में पढ़ता है, पूछना जरा सा। और सरकार अगर हाथ खींच ले शिक्षा से, सरकार जो कि कर रही है, सरकार हाथ खींच ले शिक्षा से, तो आपके बच्चे क्या बनेंगे? अपढ़ हो जाएंगे ना, कुपढ़, अपढ़, नहीं पढ़ पाएंगे। तो मैं कह रहा हूं कि जितने आज भारत में एक इतने सारे संगठन हैं, सबको खाली राजनीति करना है? राजनीति करना भी नहीं आता है। राजनीति वही नहीं होता जो चुनाव में होता है। एजेंडा सेटिंग करना भी राजनीति होती है। अगर मेरा बस चले तो मैं सीधे रखूं प्रस्ताव कि 500 हमारे बच्चों को विदेश में पढ़ाओगे कि नहीं पढ़ाओगे, ये बताओ। पूरा दलित समाज खड़ा होकर बोल दे कि आपके पास कितने अंबेडकर के बाद कितने स्टेट्समैन पैदा हुए। न हिस्टोरियन है, न पॉलिटिकल साइंटिस्ट है, न सीए है, न पत्रकार है, न लॉयर है, कहाँ है बताइए? सुप्रीम कोर्ट में है लड़, सबको नेता बनना है? तो जो ओपिनियन मेकर्स होते हैं, जो विचार लोगों के दिमाग को प्रभावित करते हैं, वो कौन होते हैं? वो होते हैं इंटेलेक्चुअल्स, इतिहासकार, पॉलिटिकल साइंटिस्ट, इकोनॉमिस्ट। सोचने समझने का काम बहुत कठिन काम है, ये सब लोग नहीं कर सकते हैं, ये समझिए बात। 5-5 साल लगता है तो उसमें एक किताब बनती है। एक विचार को, नया विचार को दिमाग में लाने के लिए महीनों महीनों चिंतन करना होता है, यह आसान काम नहीं है। तो ऐसा चिंतन करने वाला अपने समुदाय पैदा किया है, अपने बच्चों को बनाना चाहते हैं? नहीं, सबको चाहिए 25 साल में एक बेटा के ब्याह हो जाए, शादी, बहू अच्छी आ जाए, घर बन जाए, कार हो जाए, बस लाइफ सेट हो गया है। अरे लाइफ सेट तो होता है बजड़ी और रोड़ी जब मकान बनता है। लाइफ सेट होने का मतलब खत्म है मामला, किसी काम का रहा नहीं। अब सोचने समझ, जब तक सरकार नौकरी में रहेगा तब तक सोचने समझने का विचार कुंद है, खत्म। बोलना नहीं है, आदेश फॉलो करना है। तो जब आप इंटेलेक्चुअल बनाएंगे तो जो अधिकारियों पे दमन होता है, सबसे ज्यादा शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब पे ही होता है। तो इंटेलेक्चुअल बनाते, बहस करने वाले लोग बनाते, तो उन पर थोड़ा सा दबाव भी कम रहता, उन पर थोड़ा उत्पीड़न भी कम रहता, क्योंकि उसके खिलाफ लिखने पढ़ने वाले लोग रहते। तो वो तो बनाए नहीं, न बनाने में दिलचस्पी है। भाषणबाजों को 2 घंटा के पूरा भाषण दे देगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, उसको सब लोग चढ़ावा चढ़ाता है। इंटेलेक्चुअल क्लास को फ्री में चाहिए, नहीं, उसको बनाने के लिए समाज तैयार नहीं करेगा, फ्री में चाहिए। डिस्को में 1 लाख खर्चा करेंगे, लेकिन इतिहासकार बनाने में, इंटेलेक्चुअल बनाने में, इंटेलेक्चुअल को ये समाज तैयार नहीं कर रहा है। कैसे लड़ लीजिएगा बताइए मुझे? नेताजी बैठे हुए हैं, खाली एमएलए एमपी लड़ लगा, हो जाएगा? जब तक जनता सड़कों पर नहीं आएगी। लोहिया कहते थे कि जब सड़कें सुनसान होती है तो संसद आवारा हो जाता है।
सड़क किसान लोग आए ना सड़क पर, सरकार झुकी ना, तो लाने के लिए नेता थोड़ा किया था, इंटेलेक्चुअल एक्टिविस्ट ये लोग मोबिलाइज करता है। वैसे हमें 1000 लोगों की जरूरत है इस मुल्क में। अभी मैं आपको बताऊं, अम्बेडकरनामा यूट्यूब चैनल है, और ये कहना अपने बारे में मैं ज्यादा बात नहीं करता, लेकिन कहना इसलिए जरूरत है कम से कम दिमाग खुले। ये लॉकडाउन में ये बना था, मोदी जी के आपदा में अवसर हमने भी निकाल लिया। 3 बच्चा, एक को लंदन भेजा गया उससे LLM करने के लिए, करके आ गया, अभी PhD करेगा। एक जर्मनी पढ़ने गया, एक गया कलकत्ता निफ्ट पढ़ने, लेदर डिजाइनिंग। टोटल कुल 45 लाख रुपए अम्बेडकरनामा ने स्पॉन्सर किया, दिया, पढ़ो। और किससे किया? मेरे पास तो जेब में पैसे नहीं, फक्कड़ आदमी, मास्टर आदमी हूं। वो आप ही लोग से लेके 3 बच्चा पढ़ा दिए। इसलिए आप लोग को ये बात कह रहा हूं कि बच्चे तैयार कीजिए, बढ़िया अंग्रेजी, फर्राटेदार अंग्रेजी बोले, और नौकरी वोकरी के चक्कर में ज्यादा नहीं रखिए। अब बढ़िया पढ़ेगा, जब विदेश जाने लायक, MA PhD करने लायक होगा तो उसका खर्चा नहीं होगा तो हम दे देंगे, चिंता मत कीजिएगा। अरे ताली तो बजा दो कम से कम। जाके आज से ही गांठ बांध लेना है, अंग्रेजी फर्राटेदार बुलवाना है, अच्छा पढ़ाइए, फिर BA दिल्ली यूनिवर्सिटी में बुलाएंगे, अच्छा करेगा, विदेश में एडमिशन हो जाएगा, पैसे नहीं होंगे, पैसे का इंतजाम हम करेंगे। हम मतलब वो अम्बेडकरनामा टीम। ये सब ओरिजिनल काम है। बाबा साहब, मैं बता रहा हूं, पहले राजनीतिक नेताओं को, दलित नेताओं को पहले ठीक करता हूं आजकल मैं, उनको ठीक करना जरूरी है। बाबा साहब जितने बड़े बड़े काम किए अपने जीवन में, उदाहरण दे रहा हूं समझने के, वो अपना पार्टी बनाकर किए कि पार्टी के बगैर किए? पार्टी तो बनाए, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, स्वतंत्र श्रमिक दल, 1935-36 में बॉम्बे में जीते, कुछ सीट जीते। उसके बाद 42 में उन्होंने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन बनाया, चुनाव नहीं जीत पाए। बाबा साहब कांग्रेस के रिकमेंडेशन पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में गए और संविधान सभा में रहे। ठीक, वो अपने पार्टी से तो नहीं गए थे, तो संविधान में जाके जो पूरा आरक्षण की व्यवस्था किए, फंडामेंटल राइट्स दिए, मौलिक अधिकार दिए, वो सब अपने पार्टी बना के दिए थे कि प्रेशर बिल्डअप करके दिए थे? सोचो, महाबोधि सोसाइटी बनाया, भारतीय बौद्ध महासभा, स्कूल कॉलेज खोले, अखबार खोले, प्रिंटिंग प्रेस खोले, ये पार्टी बनाए किए थे कि प्रेशर बिल्डअप करते थे। प्रेशर बिल्डअप करते थे, कांग्रेस से रियायत लेते थे, अंग्रेजों से लेते थे रियायत, अपने लिए नहीं, समाज के। तो पार्टी उटी के चक्कर में छोड़ो, बगैर पार्टी के भी बड़े बड़े काम हो जाते हैं। तो इसलिए कुछ लोगों को सोचने समझने वाले, क्यों लोग जाते थे तपस्या करने जंगल में, बताइए? आज मैं जो यहाँ बोल रहा हूँ 1 घंटे भर, ये बोलने के लिए मुझे 25 साल तैयारी करनी पड़ी है। 25 साल तपस्या करने जंगल में क्यों जाते थे लोग? राजा लोग क्यों स्पॉन्सर करता था इन लोगों को? ये सोचने समझने के लिए एकांत चाहिए, शांति चाहिए। राजा अपने बच्चा को जंगल में 12 साल में भेजा था तीर कमान चलाने, पढ़ने के लिए, क्योंकि उसको राज सत्ता चलाना है। और राज सत्ता सिर्फ विधानसभा से और लोकसभा से नहीं चलता है। अब तो क्या आप करोगे नेता बन के, सारा पूरा सरकारी खरीद लेता है? नहीं, पूरा सरकारी खरीद लेता है। 2 ऐसे लोग बना, मैं अभी था रायपुर में महिलाओं की सभा में, तो मैंने एक सवाल खड़ा किया, 1000 तकरीबन महिलाएं थी। हम बोले कि ऑप्शन दिया जाए कि 10 आपको लोकसभा का टिकट देना है और 1000 महिलाओं को सबको 1000 करोड़पति बनाना है, क्या बनना चाहेंगे? तो हमारा समाज पहले बोलेगा हम नेता बनना चाहेंगे। लेकिन मेरा बस चले, हम लोग एक काम करो, ये 10 MP तुम रख लो, 1000 अरबपति मुझे दे दो, क्योंकि उस पैसे से क्या करेंगे? वो 10 MP को खरीद लेंगे, फिर जाएगा कहाँ?
हम बोले मैडम हम ये देखना चाहते हैं कि हमारे समाज की महिलाएं, दलित आदिवासी पिछड़ी महिलाएं जिनको सताया गया है वर्षों से, जब वो पर्स खोले ऐसे तो उसमें से हर समय 2-4 एमएलए एमपी निकले पर्स में से। यही हम चाहते हैं। इसके लिए संसाधन चाहिए, पैसे चाहिए, इसलिए बिजनेस कीजिए, व्यवसाय कीजिए, कुछ ट्रेड कीजिए, कुछ काम कीजिए। मैंने बनाया अभी अम्बेडकर नामा पे और अब पति सबका स्टोरी। दूसरी पास आदमी करोड़ों का व्यवसाय कर रहा है, चौथी पास आदमी करोड़ों का व्यवसाय कर रहा है, और आप बीए में करा के वहां कहते हैं लाइन में खड़ा हुआ जी हजूर बोलो। तो ये चाहते हैं। अब मुझे अच्छा लगा कि छत्तीसगढ़ में महिलाएं ज्यादा जागरूक है। अच्छा है, ये होते रहना चाहिए। शुक्रिया, थैंक यू, जय भीम।